वेलकम टू फिजिएफ अकेडमी। बच्चों, आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है कि भी करता क्या है, आखिर कूलम्स लॉ का क्या काम है। कूलम्स लॉ बताता है बच्चों कि अगर कोई भी दो चार्जेस किसी मीडियम में रख दिए जाए तो उन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट होता है। तो कूलम्स लॉ का काम है बच्चों, किन्हीं भी डिफरेंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स के बारे में हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कूलम्स लॉ। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं तो आज के टाइम में हम जानते हैं कि गूगल में हम टाइप करते हैं और गूगल का काम होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको तुरंत मिल जाती है। तो वैसे ही कूलम्स का काम है, कूलम्स लॉ का काम है कि डिफरेंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स फाइंड आउट करके हमको बताना। आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, मान लिया हमने कि ये कोई भी दो चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2, Q1 और Q2 हमने दो चार्जेस ले लिए और इनके बीच का हमने डिस्टेंस ले लिया R। R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। Q1 को A पॉइंट पर रख दिया और Q2 को B पॉइंट पर। तो कूलम्स लॉ का जो सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहता है कूलम्स लॉ का, when two charges are placed at a distance, then the force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। समझे? पहला पॉइंट हम कह सकते हैं फोर्स between charges is directly proportional to the product of charges। मतलब ये हुआ दोनों जो चार्जेस हैं इनका जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई का मतलब हुआ Q1 Q2। तो जो फोर्स है वो इस Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पहला स्टेटमेंट हो गया ये, Q1 और Q2 के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सेकेंड हम कहेंगे, सेकेंड पॉइंट कि force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। Force is inversely proportional to the square of distance between the charges। मतलब ये हुआ बच्चों कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हमने इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r माना है, तो r का स्क्वायर यानी r स्क्वायर और उस r स्क्वायर के साथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को जब हम एक साथ मिला दें तो हम लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप जानते हैं बच्चों कि जब प्रोपोर्शन का साइन घटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, वो मैं अब बाकी का इधर लिखूंगा, ध्यान से समझें। जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, यानी ये आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटा तो ये कांस्टेंट आ गया, जो कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Epsilon naught is a constant and that is called permittivity of free space। और ये जो फॉर्मूला है जो सामने आपके पास आया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मीडियम एयर हो या वैक्यूम उसके लिए वैलिड है। मतलब हम कहेंगे दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द मीडियम इज आइदर एयर और वैक्यूम, और सिंपली हम ऐसे ही बोलते हैं दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एयर एंड वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जिसे अभी आपको बताया गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और 4 पाई कांस्टेंट होता ही है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो परमिटिविटी के लिए थोड़ा सा और ये बता दें, एग्जाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में कभी कभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एक तरीके से ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी, मतलब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई मीडियम कितना इन्फ्लुएंस होता है। दोबारा समझिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बताता है कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई मीडियम कितना अफेक्ट होता है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब ये हुआ कि अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। ये फॉर्मूला एयर या वैक्यूम के लिए वैलिड है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए एयर और वैक्यूम नहीं है, भाई चार्ज तो एयर और वैक्यूम के अलावा भी किसी और मीडियम में रखे जा सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैंने समझाने के लिए ये मान लो कि Q2 और Q1 के बीच का जो स्पेस है वहां मैंने वाटर फिल कर दिया या कोई और मीडियम फिल कर दिया, तब यहां पर क्या चेंज आएगा। हम कुछ देर पहले हिंट भी दिए थे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि बच्चों अगर किसी और मीडियम में भी चार्जेस को रखोगे तो सीधी सी बात है Q1 और Q2 तो वही रहेंगे, और मान लीजिए मैंने उनके बीच का डिस्टेंस भी वही रखा, तो ये Q1 Q2 और R स्क्वायर ये तो कंप्लीट बिल्कुल पहले जैसा हो गया। कैसा? जैसे कि जब ये एयर और वैक्यूम में रखा गया था। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें चेंज आ जाएगा। अब वहां पर अगर हम इसी फॉर्मूले को किसी मीडियम के लिए लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे फॉर ए मीडियम। ये जो K है स्टूडेंट्स, K कहलाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। K कहलाता है बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। K का मतलब हुआ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहां हमने K से दिखाया है। हो सकता है किसी किसी बुक में ये एप्सिलॉन R से लिखा हुआ मिल जाए। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक दूसरा नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दूसरा नाम भी देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और K की जगह हम एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। मतलब ये हुआ K एप्सिलॉन R, एक ही बात है।
और इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये कहलाता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यह होता है कि अगर हम उस मीडियम का, जिस मीडियम की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, उस मीडियम का परमिटिविटी हमें पता हो, तो उस परमिटिविटी को अगर हम फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं के या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अभी हम थोड़ी देर पहले ही समझे थे, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, और एप्सिलॉन है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और हम ये भी आपको बता दिए थे कि परमिटिविटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। वास्तव में परमिटिविटी ये बताता है कि किसी भी मीडियम के लिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इफेक्ट डाल पाता है, किसी भी मीडियम पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इफेक्ट डाल पाता है। ये परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यहां हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, आपको डिफरेंट बुक में के या एप्सिलॉन आर लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों का मीन्स एक ही है, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, दोनों का मीन्स एक ही है। हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब तक हम जान चुके हैं कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड F is equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square and you know it is magnitude। और फोर्स आप जानते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ऑब्वियसली देयर विल बी डायरेक्शन। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन का होना तो जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन पर जाने से पहले हम कुछ और समझते हैं। ध्यान दीजिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। Like charges repel each other, unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस का मतलब आप जान ही रहे हैं, आइदर बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव। और अनलाइक चार्जेस का मतलब आप जान ही रहे हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कहा जा रहा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि रिपेल का मीन्स होता है धक्का देना, पुश करना। मतलब ये हुआ कि जब हम ये कह रहे हैं कि Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो इसका मीन्स ये हुआ Q1 Q2 को अपने से दूर की तरफ पुश करेगा, धक्का देगा। इसका मीन्स ऐसे कहेंगे हम कि Q1 Q2 को इधर की तरफ धक्का देगा, और वैसे ही Q2 Q1 के लिए पुश करेगा, यानी इधर की तरफ धक्का देगा। और अगर बोला जा रहा है
कि सेकेंड पॉइंट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मीन्स ये हुआ Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा और वैसे ही Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो हम अभी लिखे ये बात की लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बेस पर जो फोर्सेस की डायरेक्शंस होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी हम बात कर रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब ये हुआ कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स या इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स या Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स, कब? जब दोनों चार्जेस लाइक हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो रिपेल करने का मीन्स ये हुआ, हम ये कहेंगे, इसके बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, मतलब Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। मतलब मैं अगर यहां समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास ये Q1 चार्ज और बच्चों दूसरा ये Q2 चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो दो चार्ज हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, यानी ये मैंने एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, दोनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब अगर बाय द वे मैं इस स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि Q1 का लोकेशन इस पॉइंट पर है, Q2 का लोकेशन इस पॉइंट पर है, अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं या इधर इस लाइन को इधर पीछे की तरफ हटा दूं, तो मैं कहूंगा इस पूरा जो डॉटेड लाइन है और ये जो सॉलिड लाइन है और आगे जो डॉटेड लाइन है, इसे हम कहेंगे एक तरीके से अलोंग द लाइन। इस डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, आगे की डॉटेड लाइन, इस पूरे को हम बोलेंगे अलोंग द लाइन। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझे। स्टेटमेंट बोला जा रहा है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो दैट विल बी अलोंग दिस लाइन, दैट विल बी अलोंग दिस लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स will be along this line or away from Q1 and Q2, away। भाई सीधी सी बात है कि ये रिपेल कर रहा है। रिपेल करने के लिए अभी हमने आपको समझाया ही था कि धक्का देगा, तो जब ये Q1 Q2 को धक्का देगा तो वो धक्का देगा इसी लाइन के अराउंड, लेकिन इधर की तरफ। धक्का देने का मतलब इधर ही की तरफ होगा। अगर ये मान लीजिए इधर की तरफ खींचता तो इसे धक्का देना थोड़ा ही कहेंगे, इसे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कहेंगे, लेकिन यहां तो रिपेल कर रहा है। इसलिए फाइनली अब हम कहेंगे कि दिस चार्ज विल पुश Q2 अलोंग दिस लाइन, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो हो गई, मैंने अगर इसको A पॉइंट दिखा दिया, इसको B पॉइंट दिखा दिया, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों इधर की तरफ, और वैसे ही Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ। तभी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये उसको रिपेल करेगा और वो इसको रिपेल करेगा। इसलिए हमने कह दिया द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब वो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। तो और अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस, यानी अब मैं समझाने के लिए ये मान लूं कि मान लो ये Q2 चार्ज माइनस का है और बच्चों ये Q1 चार्ज प्लस का है, तब भी अंतर केवल इतना है कि अब ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन होगा इसी लाइन के अराउंड। और लाइन के अराउंड का मतलब अभी आपको समझाया गया था ये इस तरीके से। और अट्रैक्ट करने का मतलब आप समझ ही रहे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा यानी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन। तब भी आप देख रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और यहां पर भी आप देख रहे थे कि दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं।
मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं, इसको मैंने कह दिया Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो मैंने बोला F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मैं यहां लिख दे रहा हूं F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 को मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो आप देख रहे हैं दोनों ही फोर्सेस, चाहे मैं F21 कहूं या F12 कहूं, वैसे ही जैसे मैंने वो F21 कह दिया, इसको F12, वैसे ही हम यहां कह सकते हैं, ये कहेंगे हम F21 और इसे कहेंगे F12। तो चाहे मैं F21 कहूं या F12 कहूं, दोनों फोर्सेस बच्चों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और डायरेक्शन हमने देख ही ली कि डायरेक्शन दोनों फोर्सेस का एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब तक के डिस्कशन के बेस पर हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो कूलम्ब्स लॉ कहता है वो ये कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसका मैग्नीट्यूड F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिया जाएगा। साथ में ये मैग्नीट्यूड है, और चाहे Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और हमने समझा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं दो पॉइंट्स के कंक्लूड करते हुए, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेस पर हमने ये देखा कि Q1 Q2 को इस फिगर में Q1 Q2 को इधर की तरफ पुश करेगा और Q2 Q1 को इधर की तरफ पुश करेगा, और यहाँ Q1 पॉजिटिव लिया और Q2 नेगेटिव लिया, यानी अनलाइक चार्ज यानी अट्रैक्शन होगा। तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्सेस की डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कूलम्ब फोर्सेस के बारे में, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहां जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कुछ देर पहले ही उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए थे। वो ये कि आप जान रहे हैं ये चार्जेज मान लीजिए Q1 और Q2, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स दोनों अगर पॉजिटिव है तो इधर की तरफ था, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ था। तो आप देख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स F21 और Q1 पर लगने वाला Q2 के कारण फोर्स F12, दोनों हम देख रहे हैं कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। मैग्नीट्यूड में हमने लिख दिया इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम माइनस का F21। अभी कुछ देर पहले हम लिखे ही थे F21 मींस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, F12 force on Q1 due to charge Q2, both are equal in magnitude but opposite in direction। इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो कहता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, बोथ द चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही है कि ये जो कूलम्ब फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर के ही एक फॉर्म है, यानी कूलम्ब फोर्स मेक्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चों, कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज सेंट्रल फोर्स।
कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब आप जानते हैं कि इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन ए कंप्लीट साइकिल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो कंडीशन अभी मैंने बोला, कूलम्ब फोर्स इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हमने कह दिया कि कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। पहला पॉइंट था वो मैं यहां लिख देता हूं एक बार कि कूलम्ब फोर्स मेक्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। सेकेंड पॉइंट अभी हम डिस्कस किए, कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स इज conservative in nature and it is a central force। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर, या उल्टा कह लें, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर। लिख देता हूं मैं यहां पे, कूलम्ब फोर्स इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस less than 10 to the power minus 15 meter। Next point, Coulomb's law is valid for point charges। अब बात यह है बच्चों, पॉइंट चार्जेस क्या होता है? पॉइंट चार्जेस का मतलब है एक ऐसा चार्ज जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, और लेकिन चार्ज उस पर हो। ऐसा नहीं है कि पॉइंट है तो उस पर चार्ज नहीं होगा, मतलब साइज नेग्लिजिबल हो लेकिन उसका जो चार्ज है वो उस पर होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे कूलम्ब फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, Coulomb's force between 2 point charges is independent of the presence or absence of other charges। मतलब क्या हुआ, पहले हम लिख लेते हैं, Coulomb's force between 2 point charges is independent of presence or absence of other charges। अब इसको हम समझते हैं। मान लें कि ये हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेज है, Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्जेज ले लिए, और सपोज कीजिए कि Q1 के कारण Q2 पर, या उल्टा कहें बच्चों, Q2 के कारण Q1 पर F फोर्स लग रहा है। अब हमने क्या किया, कोई एक तीसरा चार्ज ले आए, ये Q3। तो जब ये थर्ड चार्ज हमने यहां रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा था F,
वो चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने थर्ड चार्ज लेके यहां पर रख दिया तब भी Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा था पहले F, अब भी वही फोर्स F लगता रहेगा। मतलब Q3 यहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, या Q3 ही क्यों, कोई और चार्ज भी यहां प्रेजेंट है या नहीं है, उनके प्रेजेंट होने या ना होने से Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है F, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझते हैं। देखो हमारे स्टेटमेंट पे जाइए बच्चों, हम कह रहे हैं द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। मतलब Q1 और Q2 मैंने दो चार्ज ले लिए और मान लिया Q2 के कारण Q1 पर या Q1 के कारण Q2 पर F फोर्स लग रहा है। अब मैंने एक थर्ड चार्ज लाके यहां पर रख दिया, तब भी थर्ड चार्ज यहां लाने के बाद भी Q1 और Q2 के बीच जो पहले से फोर्स F लग रहा था, अब भी वही फोर्स F ही लगता रहेगा, F पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि Q1 पर लगने वाला या Q2 पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा Q3 के आने के बाद या Q3 जब नहीं था तब। मतलब Q3 है या नहीं है, इस बात से Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि Q3 के लाने के बाद Q2 पर या Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो जाएगा, तो आंसर है यस, चेंज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब Q3 नहीं था तो उस समय Q2 पर केवल Q1 फोर्स लगा रहा था, लेकिन जब अब Q3 आ गया यानी यहां रख दिया, तो अब Q2 पर लगने वाले फोर्सेस दो होंगे, यानी 2 फोर्सेस होंगे, एक Q1 के कारण और दूसरा Q3 के कारण। अब Q1 के कारण Q2 पर फोर्स और Q3 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा, उन दोनों का हम वेक्टर सम निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो कहा जाएगा कि भाई Q2 पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। तो Q2 पर या Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे Q3 वहां लाके रख दिया जाए या Q3 वहां पर नहीं हो तब भी। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे जो कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग बेसिक पॉइंट्स हैं, और ये एग्जाम में या हम मेन केस है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन सभी से हमको बहुत हेल्प मिलती है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब तक जो हम स्टडी किए थे वहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ का जो डिस्कशन किया वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। कुछ हमारा डिस्कशन था एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वास्तव में हमारा मेन मकसद ये भी है कि भाई हम किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ के बेस पर जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म यानी ऑब्वियसली हमें यहाँ पर वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, और आई होप कि 11th में आप वेक्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एटलीस्ट जितना यहाँ वेक्टर हमें यहाँ यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए 11th में हम पढ़े थे कि एक टाइप का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर के नेम से ही क्लियर है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। देखिए मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा। वेक्टर का डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन कंडीशंस को फॉलो करती है, पहला मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो, तीसरा
वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। समझते हैं? तो यहां पर अभी हम बात किए थे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आप मान लें कि ये कोई भी एक वेक्टर है, तो ए का यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए पर कैप लगा देते हैं और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई सिंपली ए, मतलब सिंपली ए लिखे या मॉड के अंदर ए वेक्टर लिख दें तो उसका मतलब यही होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप यानी ए का यूनिट वेक्टर आ गया आपका वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बच्चों इस फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए और ए कैप। हमारे काम का ये फॉर्मूला है फिलहाल, जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो वो इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई करके उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए कि हमें कोई भी एक वेक्टर इन्होंने दे रखा है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि पहले हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसी वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन बात ये आ रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कुछ उल्टा दे दिया जाए, मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और यूनिट वेक्टर दे दिया जाए तो हम वो वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो वो हम बात कर लिए, वेक्टर इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है हमें गिवन है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर जो हमने यहां दिखाए ए वेक्टर और बी वेक्टर, हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, मान लो मैं ये कहूं कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो फिर मुझे ए और बी को अलग अलग करके दिखाने की कोई नीड ही नहीं है। फिर तो मैं बी को बी क्यों लिखूंगा, ए ही लिख दूंगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है। लेकिन मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अभी थोड़ी देर पहले हम समझे बच्चों यूनिट वेक्टर। वास्तव में यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 और कुछ डायरेक्शन होगी ही होगी। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर मैं ऐसे लिखूं, जैसे थोड़ी देर पहले हम लिखे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, क्योंकि मुझे ये बोला गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, तो ये भी लिख सकता हूं। और डायरेक्शन, वास्तव में जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही होता है। मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए कैप और बी कैप दोनों सेम ही होंगे। कैसे? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है और मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, तो हम ए कैप इक्वल टू बी कैप बहुत आसानी से लिख ही सकते हैं। जिस बेस पर हमें ये दिया गया है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड अलग दिए हैं लेकिन डायरेक्शन सेम दिए।
लेकिन जब मैंने ए कैप इक्वल टू बी कैप लिखा, इसका मतलब ये हुआ ये ए का यूनिट वेक्टर और ये बी का यूनिट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल होंगे ही होंगे। यहां पर ए कैप और बी कैप दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल ही होंगे। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। लेकिन इस बात को ध्यान से समझेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो और जो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है वो, उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों ही ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि दोनों यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमें गिवन है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये मैंने अभी आपको बताया, इसे भी मैंने लिख दिया ए कैप इक्वल टू बी कैप। तो अब ध्यान दीजिए, ए कैप इक्वल टू बी कैप, तो इस ए कैप की जगह मैं बी कैप भी लिख सकता हूं। मतलब ये हुआ ए बी कैप, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी वेक्टर इक्वल टू बी बी कैप। तो बी वेक्टर इक्वल टू बी की जगह, बी कैप की जगह ए कैप। यहां से हमने ये समझा कि ए और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है, ऐसा हमें गिवन था। लेकिन मैं ए कैप इक्वल टू बी कैप लिख सकता हूं। रीजन, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 के ही इक्वल होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम दे रखी है, इसलिए ए कैप और बी कैप इक्वल वेक्टर होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया ए कैप इक्वल टू बी कैप, तो मैं ए कैप की जगह बी कैप लिख सकता हूं। या अगर मैं बी वेक्टर लिखना चाहूं तो बी वेक्टर को बी इक्वल टू बी कैप, सॉरी बी वेक्टर इक्वल टू बी बी कैप और बी कैप की जगह में ए कैप भी लिख सकता हूं। लेकिन ये बातें उसी समय सच है जो ए और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। इन सब की जरूरत अब हम जो कूलम्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पड़ेगी, तो हम वो पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लें। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हम वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लिए, वो हम डिस्कस कर लिए। यहां ध्यान से समझे बच्चों, पॉइंट ए पर Q1 चार्ज रख दिया है, पॉइंट बी पर Q2 चार्ज रख दिया है और दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। बहुत क्लियर सा केस है यहाँ पे कि F21 का डायरेक्शन ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है और F12 का डायरेक्शन बी ए वेक्टर का डायरेक्शन। F21 और F1 क्या है वो हम पहले भी बात किए थे, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F21 है F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 और डायरेक्शन इसका ए बी वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन है इसका ए बी वेक्टर। वैसे ही F12 ये F12 का जो डायरेक्शन है वो बी ए वेक्टर का डायरेक्शन और F12 है क्या? फोर्स ऑन चार्ज, सॉरी मैं नहीं लिखा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 और डायरेक्शन है इसका बच्चों बी ए वेक्टर। इसी के बारे में और ध्यान से समझेंगे। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है।
तो मैं, क्योंकि ए बी, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों ए बी वेक्टर, इसका मतलब हुआ इधर से इधर की तरफ, ये लिखा गया। और जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बी ए वेक्टर, यानी इधर से इधर की तरफ, यानी ये लिखा गया। और ये दोनों वेक्टर बच्चों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए मैंने यहां ऐसे लिखा है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी ए वेक्टर। आगे बढ़े, हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर मैं दोनों तरफ, यानी इस ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं और इधर इस बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ, मैं अगर ये लिखूं ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी ए वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप देख रहे हैं बच्चों ये बन गया ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और ये बन गया बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। लेकिन है दोनों ही यूनिट वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। मैं इसको लिख सकता हूं ए बी वेक्टर का कैप। कैप का मतलब आपको बताया गया था, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये मैं लिख सकता हूं बी ए वेक्टर का कैप। आगे समझे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से समझो बच्चों, मैंने लिख दिया ए बी वेक्टर आर कैप, तो मैं बी ए वेक्टर को लिखूंगा माइनस का आर कैप, और ए बी वेक्टर का आर कैप रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन किसकी है, फोर्स F21 की। और बी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन, मतलब यहां बी ए वेक्टर का कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस वेक्टर को, और बी ए डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो किससे मैच कर रहा है, F12 फोर्स। बच्चों हमने यहां पर ए बी कैप इक्वल टू आर कैप लिख दिया और बी ए कैप इक्वल टू माइनस का आर ए कैप लिख दिया। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि हमने ए बी को आर के इक्वली, मतलब ए बी कैप को आर ए कैप के इक्वली क्यों लिखा। उसका आंसर भी यही, हमने क्या किया कि मान लिया ओ को हमने एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया, तो ओ रेफरेंस पॉइंट मतलब ए को मैंने, ए पॉइंट को, ओ नहीं, ए पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया, यानी ओरिजिन। तो आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ए से बी तक का। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन और जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक ही होगा। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन और आर वेक्टर का डायरेक्शन एक ही बात है, मतलब क्योंकि आर ए बी का ही तो मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए हम यहां इसको ए बी कैप इक्वल टू आर ए कैप लिख सकते हैं। और ए बी कैप और बी ए कैप दोनों एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है, इसीलिए हम बी ए कैप को माइनस का आर ए कैप लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस तो केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे कुछ देर पहले ही हमने जो है सीखा था कि अगर मैं सपोज कीजिए ए वेक्टर लिखना चाहूं तो वो मैं लिख सकता था ए मैग्नीट्यूड और ए कैप। और आपको याद आ रहा होगा वहां मैंने ये भी माना था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में अलग अलग और डायरेक्शन में सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ए और बी कैप। यही कॉन्सेप्ट यहां यूज करने जा रहे हैं अब हम। मैं F21 लिखना चाहता हूं, F21, तो आप जान रहे हैं बच्चों F21 क्या है, चार्ज Q2 पर चार्ज 1 के कारण फोर्स
और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं F21 का डायरेक्शन और AB वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों, यही बात तो आ गई, जब दोनों का डायरेक्शन सेम तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा, F21 का मैग्नीट्यूड और F21 कैप या F21 वेक्टर और AB वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। जैसे वहां हम समझे थे कि A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग था लेकिन डायरेक्शन सेम थी, वही यहां पर है। F21 का मैग्नीट्यूड और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं F21 मैग्नीट्यूड और इसकी जगह ये AB वेक्टर कैप या मैं R कैप लिख दूं। आगे समझे। देखो ये बच्चों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सब समझने से पहले जो मैं यूज किया था वो यहां पर मतलब इसे लिखने से पहले जो हम समझे थे वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। वैसे ही बच्चों अगर हम F12 लिखना चाहें तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन है वो BA डायरेक्शन, BA वेक्टर के डायरेक्शन में है, यानी BA कैप या हम कहें माइनस का R कैप या ऐसे लिख लीजिए माइनस F12 मैग्नीट्यूड और R कैप। तो हम यह लिखेंगे अब F21 और F12 के लिए F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड R कैप। तो F21 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कैप को आप लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी दिस वन। तो हमें आंसर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। सिमिलरली F12 इज इक्वल टू माइनस F12 का मैग्नीट्यूड और R कैप। तो ये F12 का भी जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों F21 का मैग्नीट्यूड या F12 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये माइनस यानी पहले लगा दे और R कैप की जगह वही R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो F12 आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। आप देख ही रहे, आप F21 को देखें और F12 को देखें, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तभी तो हमने कह दिया था कि कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मेक्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो कुल मिला के अब तक जो हमने सीखा यहां पर कूलम फ्लो वेक्टर फॉर्म में, वो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। करना क्या है हमें, वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू, यानी फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब, R क्यूब से डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लाइड बाई R वेक्टर। बाय द वे दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट।